क्योंकि इसमें बजट पर भी चर्चा है, परिचर्चा है और कुछ बातें आपके माध्यम से जनता के बीच में ले जाना के लिए मैं कुछ बातें कहूं। और एक ऐसा विषय जो आजकल चर्चा का विषय बना है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी का आज आपने बयान पढ़ा होगा। 2026 में जो परिसीमन हो रहा है और जिसके लिए संविधान के 84 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 84वां संशोधन पूर्व में हो चुका है और एक्ट 2001 बन चुका था। उसमें यह तय हो गया था कि 2026 की पहली जनगणना तक, इससे पहले विधानसभा लोकसभाओं की संख्या पूर्व निर्धारित रहेगी, संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी और 2026 की पहली जनगणना के बाद विधानसभा और लोकसभा का पुनर्सीमांकन और 2026 की जनगणना के आधार पर उनकी संख्या की बढ़ोतरी और महिला सशक्तिकरण पर 33% का जो महिला आरक्षण जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके भारत सरकार मोदी जी ने लेकर आए, उसके अनुसार आरक्षण, इन सारे विषय पर अब पूरे देश के अंदर चर्चा बनी हुई है। मैं सबसे पहले, चूंकि बजट पर चर्चा है, मैं राजस्थान के बजट पर चंद मिनट अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा। आप सबको मालूम है कि किसी भी प्रदेश की खुशहाली का प्रतीक है उसका जीएसडीपी, उसका जीडीपी, जीएसडीपी जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ता है तो ये सिद्ध होता है कि ये प्रदेश अब विकसित राजस्थान और उसके साथ साथ खुशहाल राजस्थान की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। पिछली सरकार में 2023-24 का जो अंतिम बजट आया था, उस समय जीएसडीपी 15,28,000 करोड़ रुपए थी राजस्थान की। भजनलाल जी की सरकार ने जब पहला बजट 2024-25 का प्रस्तुत किया तो इस छोटे काल के अंदर प्रदेश की जीएसडीपी बढ़कर होगी 17,81,000 रुपए, जो पिछले जीएसडीपी से 17% ज्यादा थी। और इस बार जो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है 2025-26 के लिए, वो 19,90,000 रुपए के अनुमानित जीएसडीपी होगी, जो 24-25 से 16% ज्यादा है। ये बढ़ोतरी इस बात को सिद्ध कर रही है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान की धरती में किसान सीधा वो ज्यादा पैदा हो रहा है। हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर जो सर्विस हम दे रहे हैं उसमें प्रगति हो रही है। हमारे कल कारखाने, हमारे उद्योग अच्छे उत्पादन दे रहे हैं। पूरे वर्ष पर्यंत हम जो कुछ हमारे अलग अलग सेक्टर में उत्पादित होता है उसका संकलन जोड़ के जीएसडीपी बनती है। इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया उसको विशेष तौर पर कृषि बजट और किसानों को समर्पित बजट भी मैं कह सकता हूं। पहली बार राजस्थान में कृषि विकास और कृषि कल्याण के लिए 1,10,000 करोड़ का विशाल प्रावधान किया गया और उस प्रावधान में जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है, जिसके अंदर हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, हमारी सेंट्रल असिस्टेंस आती है, उस किट्टी में से 65,482 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने का फैसला कुल बजट का, कृषि बजट की राशि का 12.1% प्रावधान। और पिछले वर्ष जो किसान और किसानी की बात करते हुए कांग्रेस सरकार कभी बात करती थी किसान कर्जा माफी की, उससे 14% की बढ़ोतरी सिद्ध कर रही है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार, किसान और किसानी के लिए समर्पित सरकार है। पहली बार राजस्थान में ग्रीन बजट आया। पूरे देश के अंदर बिगड़ते पर्यावरण की चिंता हो रही है, अलग अलग मंचों पर दुनिया में चिंता हो रही है, और इसमें भी 27,854 करोड़ का प्रावधान किया गया,
जो हमारे कुल प्लान साइज का 11.3% है, ये भी भूतों में भविष्य है, पहली बार हुआ। राजस्थान में ट्रेड पॉलिसी आना, राजस्थान में रोजगार नीति बनना, राजस्थान में 1,25,000 सरकारी नौकरी एक वर्ष में देने का ऐलान होना, 1,50,000 बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार उपलब्ध कराना, और विशेष तौर पर जो हमारे किसान हैं उन किसानों को 25,000 किसानों को जीरो इंटरेस्ट पर लोन देना, 2.5 लाख पशुपालनों को लोन देना, और बिजली के अंदर हम सरप्लस हो जाएं, इसके लिए 6400 मेगावाट बिजली एक वर्ष में उत्पादित करने का लक्ष्य रखना। ये सिद्ध करता है कि राजस्थान कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग के लिए तैयार है। राजस्थान में इस बार जो भजनलाल जी की सरकार ने पहला बजट प्रस्तुत किया था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि 2030 में तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था $350 बिलियन की बन जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार अब तक का सबसे बड़ा बजट का आकार 5,37,000 करोड़ रुपए रखा गया। और मैं समझता हूं कि पहली बार हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं, उसमें 40% की बढ़ोतरी यानी 53,000 रुपये का प्रावधान सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान के अंदर सड़कों पर, राजस्थान के अंदर सरकारी क्षेत्र में भवनों पर, राजस्थान के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था पर एक बड़ी राशि खर्च करने की मंशा सरकार ने रखी है। और कहते हैं उसमें नई सड़कों के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान एक वर्ष में करना, और 21,000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण के लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान करना, और 9 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण के लिए 60,000 करोड़ का एक लक्ष्य रखना अपने आप में एक बड़ी बात है। और विशेष तौर पर राजस्थान के अंदर राम जल सेतु परियोजना को धरती पर उतारने के लिए भजनलाल जी का प्रयास, यमुना जल समझौता राजस्थान के अंदर 34 वर्ष पहले जिसको भैरव सिंह जी शेखावत ने किया था, उसको अमली जामा पहनाने का प्रयास, और राजस्थान के अंदर 20 लाख घरों में जो मीठा पानी पहुंचे इसकी घोषणा, और राजस्थान में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का जीरो इंटरेस्ट पर लोन, और 150 यूनिट किसानों आम आदमी को निःशुल्क बिजली, 20 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने की बात। और राजस्थान के अंदर जो 8 नए जिले अब बने, उनमें पहली बार, पिछली बार जो जिले बनाए कांग्रेस ने 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया, इन 8 जिलों के लिए 1,000 करोड़ के प्रावधान इसी वित्तीय वर्ष में किया है। और इसके साथ मैं कहूंगा कि जो केंद्र का बजट आया है, मोदी जी का बजट आया है, जो आत्मनिर्भर भारत बने, इस ओर एक मजबूत कदम उन्होंने फिर उठाया है, और हिंदुस्तान अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, इसके लिए जो हिंदुस्तान जिस प्रकार बढ़ रहा है वो दिन अब दूर नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहली बार केंद्रीय बजट के अंदर बड़ा प्रावधान किया गया, और मैं समझता हूं कि पूंजीगत व्यय 10,18,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान करके हिंदुस्तान के अंदर नए हिंदुस्तान निर्माण की आधारशिला रखने का काम किया। राजस्थान को इस बार कुल मिला के केंद्रीय करों में 85,000 से ज्यादा की राशि मिलेगी, जो पिछली बार से लगभग 9,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। जो जल जीवन मिशन जो 2028 तक बढ़ाने का फैसला केंद्रीय बजट में किया गया है, उसका भी राजस्थान के 60 लाख घरों के अंदर फायदा होगा। और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से 5 लाख का बढ़ाने से राजस्थान के 70 लाख किसानों को फायदा होगा। जो देश में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना है, राजस्थान के कण कण में कहानी छुपी है, इतिहास छुपा है, इसलिए राजस्थान को इसका बड़ा फायदा मिलेगा।
और मैं समझता हूं कि इस प्रकार कई योजना केंद्र सरकार की है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में जो 100 कम फसलों वाला इलाका है, इसमें भी राजस्थान को फायदा मिलेगा। ये बातें मैंने मोटे तौर पर राजस्थान के बजट और केंद्रीय बजट के लिए कही। अब जिस बात की चर्चा आज पूरे देश में डिबेट जिस बात पर हो रही है, बुद्धिजीवियों से लेकर और दक्षिणी भारत के लोग एक जो परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि 84वां संशोधन जब हुआ था, उससे पहले भी इसी प्रकार की बात चली थी कि दक्षिणी भारत के अंदर क्रूड बर्थ रेट, जन्म दर हमसे उत्तरी भारत से कम रहती है, इसलिए जनसंख्या के आधार पर अगर पुनर्सीमांकन और सीटें लोकसभा और विधानसभा की बढ़ेगी तो दक्षिण भारत में कम बढ़ेगी। इस प्रकार की एक बात चल रही है। देश के अंदर जब कभी भी चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी तो ईवीएम पर चर्चा उन्होंने जरूर उठाई। अब तक आजादी के बाद 400 बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव देश में हो चुके हैं और भारत के चुनाव आयोग पर इससे पहले कभी किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। निष्पक्षता से भारत का चुनाव हमेशा होता रहा है और एक राष्ट्र एक चुनाव, इस परिकल्पना को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ की थी। इस बात को उन्होंने 1983 के अंदर 84 के अंदर इस बात को कहा था कि और 1996 में, 1997 में और 1998 में अटल जी ने एक बात कही थी कि चुनाव लोकतंत्र की धड़कन है और निरंतरता से धड़कन बढ़ना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। और इसीलिए 1984 में जो अपनी प्रतिबद्धता उन्होंने पहली बार कहा था कि इस देश के अंदर बार बार चुनाव होना, बार बार आचार संहिता लगना, चुनाव का खर्चीला होना। जब स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्राजील, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया, फिलीपीन में एक साथ चुनाव हो सकते हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं, इस प्रकार की चर्चा लंबे समय से चलती आई। आजादी के बाद 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। 1967 में संविदा सरकार उत्तर प्रदेश सहित कई देश के सूबों में बनी और कांग्रेस की हार का सिलसिला प्रारंभ हुआ। तब से कई प्रदेशों में अलग अलग विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में, 2019 में, 2024 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत की थी। 1983 के अंदर मैं पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं, चुनाव आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग ने कहा था कि अब देश में एक साथ एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करना चाहिए। 1999 में लॉ कमीशन में बीपी रेड्डी की चेयरमैनशिप में लॉ कमीशन बना, उसने सिफारिश की थी कि एक साथ चुनाव देश में होने चाहिए। 2015 में जो संसद की संसदीय समिति है उसने इस बात की प्रशंसा की थी कि एक साथ चुनाव हो। 2017 में फिर लोकसभा की संसदीय समिति ने बार बार चुनाव, खर्चीला चुनाव और उसमें लगने वाले मानव संसाधन, वित्तीय संसाधनों को देखते एक साथ चुनाव करने की बात कही। 2019 में एनडीए शासित जितने प्रदेश थे उन सहित एक सर्वदलीय बैठक में इस बात पर विचार किया गया और सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी। 6 महीने बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और एक विस्तृत रिपोर्ट जो लगभग 28,000 प्रश्नों की थी, उसको सौंपकर उन्होंने विस्तृत रूप से कहा कि देश के अंदर एक साथ चुनाव होने चाहिए। और
आज दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई के अंदर लोकसभा ने संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक पास किया, जिसको हम 129वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कह सकते हैं। आज ये मंत्रिमंडल ने इसकी प्रशंसा की थी। मोदी जी के मंत्रिमंडल ने आज भी संसदीय समिति के सामने विचार सारी बातें हैं। 2024 में एक मोटा आंकलन था, लोकसभा के चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2019 के अंदर 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। देश में बार बार चुनाव होने से अब तक 4 लाख से लेकर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर एक साथ चुनाव हो तो हमारी पूरे देश की जीडीपी का 1.5% जितनी बड़ी राशि की बचत हो सकती है। हमारी स्वास्थ्य योजनाओं पर 50% अधिक खर्च हो सकता है। हमारी शिक्षा के क्षेत्र में 33% अधिक खर्चा हो सकता है। और एक साथ चुनाव का मतलब है एक मतदाता सूची और एक मतदान दिवस। कोविड जो रामनाथ कोविंद जी की समिति थी, उसमें हम देश के गृह मंत्री जी, प्रतिपक्ष के नेता उस समय गुलाब नबी जी थे, वो और हरीश साल्वे जैसे वरिष्ठ विधिवेत्ता बात कर रहे हैं। 18 सितंबर 2024 को केंद्र ने सिफारिश की थी। और इसका अर्थ यह है एक साथ चुनाव होने का, पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सब जगह एक साथ हो और उसके 100 दिन के भीतर भीतर पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव हो। आज जो रामनाथ कोविंद समिति ने देश के विभिन्न जगह पर इस पर सहमति के आधार पर जो लोगों से बात की, ऑनलाइन उन्होंने राय पूछी। 83% लोगों की राय जो उनके पास आई, उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराओ। 50% देश में राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि एक साथ चुनाव हो। 100% जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो चाहते हैं कि देश में आज की हालात में बार बार चुनाव से, जहां एक और वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन और कार्य क्षमता कम होती है, इसलिए एक साथ चुनाव होने चाहिए। 75% पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने कहा कि एक साथ चुनाव होनी चाहिए। 100% जो अब तक देश के चुनाव आयुक्त रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, उन्होंने कहा एक साथ चुनाव होने चाहिए। 87% हमारे अलग अलग सूबों के अंदर जो मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य मुख्य चुनाव, तो उन्होंने कहा एक साथ चुनाव होना चाहिए। और इसके लिए आवश्यकता है, संविधान का आर्टिकल 368(2) ये कहता है, 368 का सेक्शन 2 ये कहता है कि इसमें 50 देश में 50% विधानसभाओं का अनुसमर्थन चाहिए। और अब संविधान के आर्टिकल 82A, 83, 172 और 327 में संशोधन के लिए आज ये सिलेक्ट कमेटी के पास है। देश के अंदर सब लोग, आम बुद्धिजीवी, और इस बात पर विचार चल रहा है कि निश्चित तौर पर एक साथ चुनाव होने चाहिए। अब आपको ध्यान होगा कि 1967 तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 1968 में कुछ विधानसभाओं को कांग्रेस ने उस समय से पहले भंग किया, इसलिए अलग अलग चुनाव होने लगे। चौथी लोकसभा जो थी 1970 में, वो समय से पहले भंग कर दी गई थी। 1971 में नए चुनाव हुए। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने 5 वर्ष कार्यकाल अपना पूरा किया। फिर आपातकाल की घोषणा हुई और लोकसभा का समय 1977 तक बढ़ाया। 8वीं, 10वीं, 14वीं और 15वीं इन लोकसभाओं ने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया। 6ठी, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा समय से पहले भंग हुई। इसलिए आज हमारा लोकतंत्र, जिसे पूरी दुनिया हमें लोकतंत्र की जननी कहते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ये बात रखी थी कि एक साथ चुनाव होंगे। उस और ये नवाचार निश्चित तौर पर इस देश में
लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक और कदम साबित होगा। आज समय की मांग है कि एक साथ चुनाव। मोटे तौर पर राजस्थान के बजट पर, वन नेशन वन इलेक्शन पर मैंने मोटी मोटी बातें आपको कही। आपका कोई विषय हो मेरे से जानकारी देने का हैं? जो प्रस्ताव पारित किया है कि भारत जनसंख्या का आधार 1971 रखा जाए, देखिए वहाँ नो डाउट आपने कहा कि जनदर में कमी हुई है, ये वाकई ऐसा खामियाजा मिलेगा, उनको क्या रहेगा? देखिए, जब हमारे संविधान के अंदर संविधान निर्माताओं ने ये बात कही थी, पहले हर 10 साल के अंदर परिसीमन आयोग बनता था। संख्याओं के आधार पर जनप्रतिनिधि हम जनता के जन के प्रतिनिधि है, और जन के अंदर संख्या और संख्यात्मक दृष्टि से एक संख्या निर्धारित की जाती है। पिछली बार जब परिसीमन हुआ था उसमें राजस्थान के अंदर 2,72,000 पर एक विधानसभा का गठन हुआ था, 20 से 24 लाख पर एक लोकसभा का गठन हुआ। अब जब संख्या बढ़ेगी, हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान को यहाँ संख्या कम बढ़ी, यहाँ बर्थ रेट पर नियंत्रण हुआ है, बर्थ रेट पर नियंत्रण हुआ, ये कहकर हम आज हिंदुस्तान के उस मताधिकार का उपयोग करने वाले व्यक्ति के अधिकार को वंचित नहीं कर सकते। ये बात सही है कि अब एक चर्चा चलने लगी है कि दक्षिणी भारत में अगर आज की इस जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हो तो संख्या उनकी लोकसभा विधानसभाओं की कम बढ़ेगी। तो उस पर ये अभी एक जो संसदीय समिति बनी हुई है जिसके पास सिलेक्ट कमेटी के पास है, ये है, उसमें सारे दलों के लोग हैं। वो क्या सिफारिश करते हैं भविष्य के गर्भ में है। स्टालिन जी अब ये मांग कर रहे हैं कि 33% का थंब रूल बना दो, 33% की वृद्धि लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर पूरे देश में कर दो। ये तो उस स्तर पर चर्चा होने के बाद है। पर हिंदी का विरोध, कभी हिंदी का विरोध करते हैं जो हमारी मातृभाषा है, कभी दूसरों को वंचित करने, प्रतिनिधित्व का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना हुआ है, उसके आधार पर जो अधिकार दिया है हमें संविधान ने, उससे वंचित करने की बात कहते हैं। इसको मैं ठीक नहीं मानता। सर, वो हिंदी थोपने की बात कर रहे हैं। थोपने की बात नहीं, अब वो चाय के प्याला में तूफान खड़ा करना चाहते हैं, अपने खोए जन आधार के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आज हिंदी और हिंदी मातृभाषा हिंदी, ये विषय तो कभी का, कितने वर्ष बीत गए। मैं समझता हूं कि गड़े मुर्दे उखाड़कर और लोगों की भावनाओं पर एक बार सवार होकर अपने राजनीतिक धरातल को इस्तेमाल करने की कोशिश, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर बयान दिए थे, एक मंदिर बनाए, यूपी में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अबू आजमी को यहाँ। देखिए, औरंगजेब जी का जो इस प्रकार का इतिहास रहा, अपने जीवन काल में 1.25 मन जिन्हें उतार कर जो भोजन करने के बाद इतिहास में लिखी है। मैं समझता हूं कि अनादि काल से धर्म के प्रति मानव सभ्यता जब आकार ले रही थी, तब से हम एक अदृश्य शक्ति को मानते हैं। ईश्वर की पूजा करने का अधिकार सबको है। उस समय जो उनके इतिहास के पन्नों पर जब पढ़ते हैं, मैं समझता हूं औरंगजेब जैसे व्यक्तित्व की अगर कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है तो उसका दृष्टिकोण किसी दूसरे प्रकार का दृष्टिकोण होगा, वो निंदनीय दृष्टिकोण है जिसकी मैं निंदा करता हूँ। अच्छा, राठौर साहब, जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि हमारे कार्यकाल के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन किया गया, राठौर साहब खुद मौजूद थे, अब वापस कर रहे हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी के नेता ये भूल जाते हैं कि सरकार के समय में कोई भी निर्माण हो, वो राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के द्वारा दिए गए कर के पैसों के आधार पर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उस समय मैं उसमें था कार्यक्रम में, उसका शिलान्यास भी हुआ, उसका लोकार्पण भी हुआ, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चले कैसे, उसकी चलने वाली जो एजेंसी थी उसका चयन नहीं हुआ। उसका चयन अब हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अब वहाँ जाने पर चर्चा परिचर्चा से लेकर वहाँ सारी सुविधाएं जब मिलने लगी तो पहले दिन जब अपने घर में हम प्रवेश करते हैं, हम भी उस घर को बना लेते हैं और उस घर में पहले दिन प्रवेश करते हैं तो पूजा भी करते हैं, थोड़ी अपने सब सज्जनों को बुलाते भी हैं। विधानसभा के अध्यक्ष जी ने
अगर उसके शुभारंभ पर पहले दिन वो विधिवत रूप से प्रारंभ हो रहा है, लोकार्पित तो हो गया, अगर लोकसभा के अध्यक्ष जी को बुलाना तय कर लिया तो मैं समझता हूं कि ये इतना अधिकार नहीं, वो खींच उतार रहे। मैं गोविंद जी डोटासरा से पूछना चाहता हूं कि उनका निलंबन क्यों हुआ? दादी शब्द को लेकर उन्होंने विधानसभा में गतिरोध क्यों पैदा किया? उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकले उसके लिए प्रतिपक्ष के नेता ने क्यों माफी मांगी? गतिरोध समाप्त होने के बाद वो एक बार भी विधानसभा में क्यों नहीं आए? क्या कारण है? ये चुनौती कांग्रेस के अंतर्विरोध की चुनौती है, प्रतिपक्ष के नेता की और डोटासरा जी के दो गुटों का संघर्ष हमारे सामने है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष जी जैसे गरिमापूर्ण व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। और किसी भी शुभ काम में मैं समझता हूं, मैं तो उनसे अपील करूंगा कि पहला दिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब हमारा इस देश का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, उसको तत्समय के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी को और